हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए और बी। लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड है ये चैप्टर 3। डीके गोयल की पार्ट बी बुक का चैप्टर 3 है ये, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स भी लिख करके भेज सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो दी गई है कंपनी की 2:1। जो करंट रेशियो है एट प्रेजेंट 2:1 है और 6 केसेस दिए हैं। ये 6 ट्रांजेक्शन है। इन 6 ट्रांजेक्शन को करने पर, हर एक ट्रांजेक्शन को करने पर आपकी करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। कम होगी, ज्यादा होगी या इम्प्रूव होगी, ये आपको सारा कुछ बताना है। तो सबसे पहला केस है जहां पर आपने सामान खरीदा है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि आपने स्टॉक खरीदा उधार पर। तो जब आप स्टॉक खरीदते हो उधार पर तो आपके पास क्या होता है, कहाँ का इफेक्ट आएगा। सबसे पहला, आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक आपका कहाँ, किस चीज का पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है, तो करंट एसेट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से आपने उधार में सामान खरीदा है तो आपके क्रेडिटर्स वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। और क्रेडिटर्स आपके करंट लाइबिलिटी का पार्ट है तो करंट लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इस चीज को समझने के लिए अच्छे से कि इसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं आएगा, इसको समझने के लिए एक एजम्पशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये मानते हैं कि आपकी करंट एसेट इस वक्त 20,000 है और करंट लाइबिलिटीज 10,000 है, तो 2:1 की रेशियो बन जाएगी। और जो आपने सामान खरीदा है उधार पर वो 1,000 रुपए का खरीदा है। 1,000 रुपए का खरीदा है तो 1,000 रुपए का ही आपका स्टॉक बढ़ गया। तो करंट एसेट्स आपके 21,000 हो जाएंगे और करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स आपके 1,000 रुपए से बढ़ जाएंगे, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज 11,000 होगी। तो अब देखो, आपकी करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज अगर आप लिखते हो तो क्या इफेक्ट आ रहा है, आपकी करंट रेशियो डिक्रीज हो गई। जितना आप सोच रहे होगे जितना हमने इंक्रीज किया करंट एसेट्स में उतना ही इंक्रीज आपका करंट लाइबिलिटीज में हो रहा है, तो यहाँ पर ये डिक्रीज क्यों हो रही है। क्यों, क्योंकि जो ये अमाउंट है आपकी, यहाँ पर ये है आपकी डबल अमाउंट। ये आपकी एक तरह से डबल है आपकी करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट से। जो पहले आपकी अमाउंट थी ये डबल थी, आपकी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से डबल थी, दुगनी थी। और जो आप अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो दोनों में वो सेम कर रहे हो। अगर ये अमाउंट भी डबल इंक्रीज होती तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेम ही होगी चेंज तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। या ऐसा नहीं होगा कि चेंज नहीं आएगा, चेंज तो आएगा, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी करंट रेशियो डिक्रीज हो रही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप कोई भी चीज समझ नहीं पाते हो कि इसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसको एक एग्जांपल लेकर के अमाउंट के साथ उसको समझो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट केस है आपका, जहां पर आपने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, लेकिन पेमेंट की है आपने उसकी चेक से। परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक का मतलब है जो आप सामान खरीद रहे हो उसकी पेमेंट आप कर रहे हो चेक से। तो आपकी करंट रेशियो 2:1 है। अब आपने जो सामान खरीदा उसमें आपका क्या इफेक्ट आ रहा है, कहाँ का इफेक्ट आ रहा है। एक तो आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन स्टॉक होगा। इंक्रीज इन स्टॉक होगा तो इंक्रीज इन करंट एसेट हो गई। इसके बाद जो आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट चेक से कर रहे हो, तो आपका डिक्रीज कहाँ आएगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस हो जाएगा। और बैंक आपका करंट एसेट में कवर होता है, तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो आपकी करंट एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब ये मान के चलो, आपने जो सामान खरीदा वो 1,000 रुपए का था और 1,000 रुपए की आपने पेमेंट की, तो इसका इफेक्ट आपकी करंट एसेट पे कितना पड़ेगा। जो आपकी 20,000 थी उसी में आपको 1,000 रुपए प्लस करने, क्योंकि आपका स्टॉक बढ़ रहा है। और 1,000 रुपए आपने पेमेंट की तो 1,000 रुपए से लेस भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपकी करंट एसेट्स कितनी आ गई, 20,000 ही है, कोई इफेक्ट नहीं आया। तो आपकी करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, नहीं, वो उतनी ही रहेगी, 2:1 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन करंट रेशियो। नेक्स्ट है, आपने
50,000 के गुड्स, 50,000 का स्टॉक बेचा 60,000 में, और वो भी उधार में, ऑन क्रेडिट बेचा है, उधार में बेचा है। तो आपका यहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा? तो अब यहाँ पर देखो आपका किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा और किस चीज पर। जो आपने स्टॉक बेचा वो 50,000 का बेचा, तो स्टॉक आपका कहाँ इफेक्ट होता है? आपकी करंट एसेट का पार्ट है, करंट एसेट में स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी करंट एसेट भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन 50,000 से डिक्रीज होगी। जो स्टॉक आपने बेचा है, जो स्टॉक आपने बेचा है उसका वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, 50,000, और जो आपने बेचा है उसको विद प्रॉफिट बेचा है, 10,000 के प्रॉफिट के साथ बेचा है। तो जिसको बेचा उसने आपको पेमेंट नहीं की, 60,000 रुपए के आपके डेटर्स हो गए, डेटर्स इंक्रीज हो गए, तो डेटर्स भी आपका करंट एसेट का पार्ट है। आई होप आप अच्छे से समझ गए। जो आपने अपना सामान था 50,000 का, उसको आपने 60,000 में बेचा, तो स्टॉक आपका डिक्रीज होगा 50,000 से, और जिसको बेचा उससे आपको पेमेंट नहीं मिली, तो वो डेटर्स है, डेटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स भी आपके करंट एसेट का पार्ट है, तो आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए, करंट एसेट इंक्रीज हो गई। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम आपकी करंट एसेट्स क्या ऊपर क्या इफेक्ट आएगा करंट एसेट्स में। यहाँ पर देखो आपकी 50,000 लेस हो गए स्टॉक के, और ऐड हो गए डेटर्स 60,000, तो अल्टीमेटली आपके कितने हो गए करंट एसेट, 30,000 के हो गए। तो अब आपकी करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, 30,000 अपॉन 10,000 3:1, तो आपका इंक्रीज आएगा, इंप्रूव होगा करंट रेशियो में जब आपका स्टॉक बेचा आपने और उसको उधार में बेचा, आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, आपकी करंट लायबिलिटीज एज इट इज रही है, कोई चेंज नहीं आया। तो करंट एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज हुई, उसकी अमाउंट इंक्रीज हुई, तो आपकी करंट रेशियो भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट है आपने नॉन करंट एसेट को लॉस में बेच दिया, आपने अपनी नॉन करंट एसेट को लॉस में बेचा। नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, जो आपकी मोर देन 12 मंथ्स में रियलाइज होने वाली है, जो आपकी करंट एसेट में कवर नहीं होगी। अब आपने कोई नॉन करंट एसेट को बेचा, तो आपके पास क्या चीज आएगी, आपके पास कैश या बैंक का बैलेंस आएगा। तो कैश अगर आएगा, इंक्रीज इन कैश होगा, और कैश आपका करंट एसेट का पार्ट है, तो आपकी करंट एसेट भी बढ़ जाएगी। आपकी करंट लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो बेची आपने एसेट वो नॉन करंट एसेट्स है, और उससे आपके पास कैश आया है, लाइबिलिटीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पर आपकी, मान लो जो आपने एसेट सेल की है वो 1,000 रुपए की, तो 1,000 रुपए आपको कैश मिला, इसका मतलब तो आपकी करंट एसेट 20,000 से बढ़ करके 21,000 हो गई। तो आपकी बताओ करंट रेशियो में इंप्रूवमेंट होगी या डिक्रीज या इंक्रीज होगा, आप बताओ। आपकी करंट रेशियो में इंप्रूवमेंट होगी या डिक्रीज होगा, या कोई चेंज नहीं होगा? यस, आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होगी। 21,000 आपकी करंट एसेट्स होगी, लाइबिलिटीज उतनी ही है, करंट एसेट्स की अमाउंट चेंज हो गई है, बढ़ गई है, और बढ़ गई है तो आपकी करंट रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट केस है जहां पर आपने सामान, सॉरी, आपने पैसा उधार लिया, बोरो मनी, बोरो मनी मतलब पैसा उधार लिया है, और उधार लिया है तो उसके अगेंस्ट आपने एक प्रोमिसरी नोट साइन करके दिया है, बीपी साइन करके दिया है कि आप इस पेमेंट को कितने दिन में कर दोगे। आपने एक तरह से नोट साइन करके दिया है, प्रॉमिस किया है कि मैं इतने दिन में ये पेमेंट वापस कर दूंगा। तो जब आपने पैसा उधार में लिया, तो पैसा आपके पास आया, इंक्रीज इन कैश हुआ, तो इंक्रीज इन करंट एसेट हो गया आपके पास, और साथ में आपने एक बीपी भी साइन करके दिया, बिल्स पेबल साइन करके दिया, तो बिल्स पेबल भी आपके इंक्रीज हो गए, और बिल्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो आपकी करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो अगर मान लेते हैं आपने पैसा उधार लिया है 1,000 रुपए का, और 1,000 रुपए का ही बीपी साइन करके दिया है, तो आपकी करंट एसेट भी 1,000 रुपए से बढ़ गई, और करंट लाइबिलिटी भी 1,000 रुपए से बढ़ गई। तो अब आप मुझे बताओ, सोचो, क्या आपकी करंट रेशियो में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि अमाउंट तो सेम है, दोनों ही जगह से सेम अमाउंट से चेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी करंट रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी?
आपकी करंट रेशियो डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, क्यों होगी डिक्रीज, ये करेक्ट कर लेना। आपकी करंट रेशियो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होकर के 1.91 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने अभी भी आपको समझाया था, आपकी करंट एसेट्स दुगनी है करंट लाइबिलिटीज की, और अमाउंट जो हो रही है चेंज, वो सेम अमाउंट से हो रही है। अगर ये चेंज करंट एसेट में दुगना होता, या आपकी करंट लाइबिलिटीज में हाफ अमाउंट से चेंज होता, तो सेम रहता, तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यहाँ पर सेम अमाउंट से हो रहा है, तो आपकी करंट रेशियो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट केस है जहां पर आपने अपने क्रेडिटर को प्रोमिसरी नोट साइन करके दिया है। प्रोमिसरी नोट साइन करके दिया मतलब कि क्रेडिटर क्या है, जिसको आपको पेमेंट करनी है, और आप उसको एक वीपी साइन करके दे रहे हो। क्रेडिटर को वीपी साइन करके दे रहे हो कि मैं इतने टाइम पीरियड में पेमेंट कर दूंगा। तो अब आपके इसमें चेंज क्या आएगा, आपने अगर प्रोमिसरी नोट दिया तो बीपी इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्स पेबल इंक्रीज हो जाएंगे, और बिल्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो करंट लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिटर ने, क्रेडिटर को आपने दिया है, क्रेडिटर को आपने दिया, तो क्रेडिटर की वहां से निकल करके ये टर्म कहाँ चली गई, बीपी में चली गई, तो क्रेडिटर आपके डिक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिटर से आपने इसको निकाल करके क्या किया, आपने उसको बीपी साइन करके दिया है। एक क्रेडिटर को आपने बीपी साइन करके दिया, तो वहां से आप क्रेडिटर्स लेस कर देते हो, लेस हो जाएंगे, वो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स आपके करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो करंट लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। फिर से समझो, आपने किसी से सामान खरीदा उधार, तो उधार में खरीदा तो वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। लेकिन उस क्रेडिटर को आपने एक बीपी साइन करके दिया कि मैं पेमेंट आपको कितने दिन में दे दूंगा, 90 दिन में दे दूंगा। तो अब वो क्रेडिटर क्रेडिटर की कैटेगरी से निकल करके कहाँ चला गया, आपके बिल्स पेबल की कैटेगरी में। तो बिल्स पेबल आपके इंक्रीज हो गए और क्रेडिटर आपके डिक्रीज हो गए। चीज तो वही है, समान इंसान वही है जिसको आपको पेमेंट करनी है। पहले आपने उसे क्रेडिटर की कैटेगरी में डाला हुआ था, अब आपने उसको उठा करके बिल्स पेबल की कैटेगरी में डाल दिया, तो करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का हो रहा है, और वो भी सेम अमाउंट से होगा। अगर आप मान लो आपने बीपी जो क्रेडिटर को साइन करके दिया है वो 1000 रुपए का दिया है, तो करंट एसेट पे तो आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटी में ही चेंज होगा। बीपी आपके 1000 रुपए से बढ़ जाएंगे और क्रेडिटर आपके 1000 रुपए से लेस हो जाएंगे, तो करंट लाइबिलिटी आपकी एज इट इज 10,000 रहेगी, और आपकी करंट रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब देखते हैं पार्ट बी क्वेश्चन में, उसमें भी इसी तरह से 8 केस दिए हैं। जब हम इस तरह से सिचुएशंस को देखते हैं, एक एक टर्म सोचते हैं कि ये टर्म आपकी करंट रेशियो से रिलेटेड है या नहीं। अगर ये है, तो इससे इफेक्ट क्या आने वाला है, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक एक चीज को आप समझते हो कि हाँ, ये आपका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी की एक करंट रेशियो दी गई है, 2.5:1, ये आपकी करंट रेशियो है एक कंपनी, और साथ में 8 केस दिए। तो एक एक केस को देखो। आपने पेमेंट की है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, एक तरह से आपके क्रेडिटर्स या बीपी, उनमें से ही आपने किसी को पेमेंट की। पेमेंट की तो आपका कैश जाएगा, कैश आपका करंट एसेट से रिलेटेड है, तो कैश डिक्रीज होगा और करंट एसेट भी आपकी डिक्रीज हो गई, कम हो गई। इसी तरह से ट्रेड पेबल्स, अगर आप पेमेंट कर रहे हो अपने क्रेडिटर्स या बीपी की पेमेंट कर रहे हो, तो वो भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि पेमेंट कर दी। और करंट लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं ये, तो करंट लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो गई। तो दोनों ही आपके ये डिक्रीज हो गए, करंट एसेट भी और करंट लाइबिलिटी। अब आप इसको एक अजम्पशन के साथ देखो, एक एग्जांपल के साथ। मान लो आपकी करंट एसेट, जैसा कि आपकी 2.5 है करंट एसेट, तो हम करंट एसेट को 25,000 मान लेते हैं और करंट लाइबिलिटीज 10,000। आपने पेमेंट जो ट्रेड पेबल्स की है वो 1000 रुपए की थी। तो अब आप देखो, आपकी करंट एसेट वो भी आपकी 1000 रुपए से घट गई, और करंट लाइबिलिटीज वो भी 1000 रुपए से घट गई। तो अब आप बताओ कि आपकी करंट रेशियो पे इफेक्ट आएगा, तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आपका ये इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव होगी, क्यों होगी देखो।
जो आपकी करंट एसेट्स है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, करंट एसेट्स आप देखो कितनी है, आपकी करंट लाइबिलिटी की 2.5 गुना है। तो अगर 2.5 गुना अमाउंट लेस होती तो आपका इफेक्ट नहीं आता, कुछ भी इफेक्ट नहीं आता। 2.5 गुना यहाँ पे लेस होती, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाउंट सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। तो सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा ज्यादा पोर्शन से कम हो गई, ज्यादा प्रोपोर्शन से कम हो गई है। तो इसलिए आपकी करंट रेशियो इंक्रीज होगी। 2.67 आपकी करंट एसेट्स इज टू 1 करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। कहीं पर अटक जाते हो, समझ नहीं आता, तो हमेशा किसी फिगर का एग्जांपल लेकर के आप उसको सॉल्व करके देखो और फिर आप समझ पाओगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है, आपने एक मशीनरी बेची है जिसके लिए आपको पेमेंट मिली है चेक से। आपने एक मशीनरी बेची और उससे पेमेंट मिली चेक से। तो मशीनरी आपकी क्या है, क्या करंट एसेट का पार्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मशीनरी आपकी नॉन करंट एसेट में आती है। नॉन करंट एसेट्स हम करंट रेशियो को कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं करते। हाँ, पेमेंट आपको चेक से मिल रही है तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपकी करंट एसेट को इंक्रीज करेगा। करंट लायबिलिटी पे आपके कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ देख लो। मान लो कि आपने मशीनरी जो बेची है वो 1,000 रुपए में बेची है। अगर 1,000 रुपए में बेची है तो आपकी करंट एसेट्स में 1,000 रुपए जुड़ जाएंगे। करंट एसेट्स अब आपकी 26,000 हो जाएगी। तो अब आप बताओ, आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होगी या डिक्रीज होगी? आपकी करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि करंट एसेट का वैल्यू बढ़ गया है। करंट एसेट की अमाउंट बढ़ गई 26,000 और करंट लाइबिलिटीज उतनी की उतनी है। तो 2.6:1 आपकी करंट रेशियो हो गई इस ट्रांजेक्शन के बाद। समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब आपने कोई सामान बेचा, स्टॉक बेचा है, और वो भी लॉस में बेचा है। आपने अपना स्टॉक बेचा लॉस में और उधार में बेचा है। मान लो आपने 1,000 रुपए का सामान, 1,000 रुपए का स्टॉक 800 रुपए में बेचा। 800 रुपए में बेच रहे हो आप अपना सामान 1,000 रुपए वाला, तो नुकसान ही है ना। और वो भी उधार में बेचा। तो एक तो आपका स्टॉक स्टॉक जा रहा है, बेच रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा स्टॉक तो आपकी करंट एसेट का पार्ट है, तो करंट एसेट भी डिक्रीज होगी। और जिसको आपने बेचा उसको आपने उधार में बेचा। उधार में बेचा तो आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे और करंट एसेट भी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया कि हमने मान लिया है कि हमने जो सामान बेचा वो स्टॉक 1,000 रुपए का है और उसको आपने 800 रुपए में बेचा है, नुकसान में बेचा है। 800 रुपए में बेचा है उधार में। तो आपकी करंट एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दोनों ही पार्ट आपके करंट एसेट के हैं। तो 1,000 रुपए का स्टॉक डिक्रीज हो गया और 800 रुपए के डेटर्स इंक्रीज हो गए, तो करंट एसेट आपके 24,800 हो गए। करंट लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब आपकी करंट रेशियो में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्या इफेक्ट आएगा? आपकी करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी करंट एसेट की अमाउंट कम हो गई। आपकी करंट एसेट की अमाउंट 25,000 से कितनी रह गई? 24,800। तो आपकी करंट रेशियो डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है, आपने कैश कलेक्ट किया है ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल से कैश कलेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या है? आपको डेटर्स या बीआर से पेमेंट रिसीव हुई है। डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल से पेमेंट रिसीव हुई। तो अब यहाँ पर आप कैश रिसीव कर रहे हो, तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट का पार्ट है तो करंट एसेट भी आपकी इंक्रीज होगी। और ट्रेड रिसीवेबल जिससे आपको पेमेंट मिल रही है तो वो आपके घट जाएंगे। पहले जितने थे उससे अमाउंट कम हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल से। तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि जो करंट एसेट के पार्ट होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर वो कम हो रहे हैं तो आपकी करंट एसेट भी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो, आप मान लो आपने 1,000 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स की पेमेंट, सॉरी कैश कलेक्ट किया, उसकी कैश पेमेंट रिसीव कर ली है। तो 1,000 रुपए से आपके पास कैश आ गया, कैश बढ़ गया। और 1,000 रुपए से आपके जो डेटर्स या बीआर थे वो डिक्रीज हो जाए।
तो माइनस हो गए। तो अल्टीमेटली आपकी करंट एसेट तो 25,000 रहेगी। करंट लाइबिलिटीज पर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो करंट रेशियो भी आपकी एज इट इज उतनी ही रहेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो चेंज इन करंट रेशियो। नेक्स्ट है आपका बीआर डिसओनर। बीआर डिसओनर मतलब बिल्स रिसीवेबल जो आपने एक अपने डेटर से रिसीव किया था, टाइमली उससे पेमेंट मिलने वाली थी, लेकिन वो डिसओनर हो गया, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट आपको उससे नहीं मिल रहा। उस केस में अब आपका क्या होगा, जो बिल्स रिसीवेबल है वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे। डिसओनर हो गया तो आप उसको उस कैटेगरी से निकाल दोगे, उस डेटर को उस कैटेगरी से निकाल दोगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। बीआर आपके करंट एसेट का पार्ट है, तो करंट एसेट भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये अगर आपने डेटर जिसने आपको बीआर साइन करके दिया था, वो बीआर पे पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप इसको वापस निकाल करके डेटर की कैटेगरी में डाल दोगे ना, पेमेंट तो आप लोगे ही ना। ये तो नहीं है कि पेमेंट नहीं लोगे, उसने बीआर कैंसिल कर दिया, बीआर डिसोनर कर दिया, बीआर के टाइम पर पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे पेमेंट नहीं लोगे। हाँ, वो बीआर की कैटेगरी से निकल के अब आपका डेटर बन गया है, डेटर की कैटेगरी में आ गया, तो डेटर सब आपके इंक्रीज हो गए, और डेटर्स आपके करंट एसेट का पार्ट है, करंट एसेट आपकी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर आपके करंट एसेट पर ही इफेक्ट आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज पर इफेक्ट नहीं आ रहा। मान लेते हैं जो बीआर आपका डिसऑनर हुआ है वो 1,000 रुपए का हुआ है, तो आपकी करंट एसेट में ही 1,000 रुपए प्लस और 1,000 रुपए ही माइनस होंगे। बीआर माइनस हो गया 1,000 से और डेटर प्लस हो गए 1,000 रुपए के, तो 25,000 आपकी करंट एसेट है। अब आपकी करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि करंट एसेट 25,000 ही है, जितनी पहले थी उतनी ही है। नेक्स्ट अब आपका, आपने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू किए, तो अब आप बताओ क्या इफेक्ट आएगा, कहाँ इफेक्ट आएगा। जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आपके पास पैसा आएगा ना, तो यहाँ पर बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक आपका कहाँ किस चीज का पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है, तो इंक्रीज इन बैंक, इंक्रीज इन करंट एसेट। और जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, या आपकी क्या है, क्या है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है आपका। तो जो कि आपकी करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है, करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है वो, तो आप इसको यहाँ पर कवर ही नहीं करोगे। तो अब आप देखो, अगर आपने शेयर्स इशू किए मान लो 1,000 रुपए के, तो 1,000 रुपए ही आपके करंट एसेट में इंक्रीज हो जाएंगे, और करंट एसेट आपकी 25,000 से बढ़कर के 26,000 हो गई। क्लियर है। तो अब आपकी करंट रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा, करंट रेशियो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट एसेट आपकी बढ़ी है, करंट लाइबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आया, और करंट एसेट जब भी बढ़ेगी तो आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, आपने जो शेयर्स इशू किए वो क्यों इशू किए, क्योंकि आपने किसी से बिल्डिंग खरीदी। ये कौन सा केस आ गया आपका, कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब आप शेयर्स इशू करते हो अगेंस्ट कोई एसेट परचेज करने के, जब आपने किसी से एसेट परचेज की और उसको कैश देने के बजाय उसको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, तो उस केस में आपके यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर आपने इशू ऑफ शेयर्स किया तो कोई चेंज आएगा आपकी करंट एसेट पे, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है जो आप शेयर्स इशू कर रहे। इसी तरह से अगर आपने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग भी आपकी नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट का पार्ट है, तो यहाँ पर आपकी करंट रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना तो करंट एसेट चेंज हो रही है ना ही करंट लाइबिलिटी चेंज हो रही है, एज इट इज सेम है, वैसे की वैसे है जैसे पहले थी। नेक्स्ट केस, आपने रिडेम्पशन या रीपेमेंट की है डिबेंचर्स की, जो कि इसी साल आपको पेमेंट करनी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी हो, जब आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है, उसकी ड्यू डेट इसी साल पड़ती है जिस साल आपको पे करनी है, करंट ईयर में ही पे करनी है, तो वो आपकी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की जगह शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो जो ये डिबेंचर्स आपके 4 साल में रिडीम होने वाले थे, और वो 4 साल
जो आपके खत्म हो रहे हैं वो इसी साल खत्म हो रहे हैं। तो इस साल अगर आपको इन डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है तो वो इस साल की लायबिलिटी हो गई और वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में नहीं रहेगी, अब वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो अगर आप डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हो इस साल, तो डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हो तो एक तो आपका बैंक का बैलेंस कम होगा, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो जाएगा। और आप डिबेंचर्स को पे कर रहे हो तो डिबेंचर्स आपकी डिक्रीज हो रहे हैं, डिबेंचर्स आपके कम हो रहे हैं, जो कि आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट थे, तो करंट लायबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो गई। तो मान लो अगर आपने डिबेंचर्स की पेमेंट 1000 रुपए से की है, तो 1000 रुपए से ही आपकी करंट एसेट डिक्रीज हुई और 1000 रुपए से ही आपकी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई, तो 24,000 और 9,000 आपकी दोनों हो गए। तो अब ये आपकी करंट रेशो पर क्या इफेक्ट डालेगा? आपकी करंट रेशो इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है करंट लाइबिलिटीज का डिक्रीज होने का वो ज्यादा है और करंट एसेट का डिक्रीज होने का प्रोपोर्शन कम है। आई होप आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटीज की 2.5 गुना है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो 2.5 गुना अगर कम या ज्यादा होगा तभी इफेक्ट पड़ेगा। अगर सेम अमाउंट से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपकी करंट रेशियो इंप्रूव हो। आई होप आपको इन सभी केसेस को करके अच्छे से समझ में आ गए, अच्छे से एक एक चीज समझ में आ गई है, क्या चीज आपकी करंट एसेट में आएगी, क्या चीज आपकी करंट लाइबिलिटीज में आएगी और उनसे चेंज क्या आने वाला है और चेंज से आपकी करंट रेशियो में क्या इफेक्ट है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, अच्छे से हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, समझना है, तभी तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा। अगर आप उस चीज को एग्जाम के टाइम पर सोचते रहोगे तो आपका ही टाइम पीरियड वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होना मतलब कि अकाउंट्स के पेपर में टाइम कम पड़ना और आपका क्वेश्चन छूट जाना। तो वैसा आप नहीं करना चाहोगे तो आपको हर क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तो गुड बाय एंड टेक केयर।